Hello dears, today I have presented here with narration the topic narration. Firstly, we have to know that what is narration and what the origin word of narration. The word narration has been originated from the Latin word narrate. The word narrate belongs to Latin word and its meaning is to say. पहले हम ये जानेंगे कि जो वर्ड नरेशन है ये वर्ड कहाँ से लिया गया है, ये नरेशन का मतलब क्या होता है। तो नरेशन जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड नरेट से लिया गया है जिसका मतलब होता है टू से यानी कहना। इसमें हमें ये ध्यान देना होता है कि कहना यानी कि नरेशन किसी स्टोरी को कहना, किसी वाक्य को कहना, किसी के माध्यम से किसी के यहाँ पहुंचाना ही नरेशन होता है। तो चलिए देखते हैं आगे कि इस नरेशन में और भी बातें क्या होती हैं। तो इसका डिफिनीशन पहले हम समझेंगे। नरेशन इज अ मीडियम or method narration is a medium or method of reporting or conveying what someone else has said or thought. Once again, we discuss narration is a word. Narration is a medium or method of reporting or conveying what someone else has said or thought. यानी कि नरेशन एक माध्यम है, एक मेथड है कि किसी ने अगर अपनी बात को या सोच को, विचार को किसी के यहाँ कैसे प्रस्तुत कर रहा है, कैसे व्यक्त कर रहा है। फिर हम समझते हैं नरेशन इज अ मीडियम और मेथड ऑफ रिपोर्टिंग और कन्वेइंग what someone else has said or thought. Generally, there are two types of narration. First, direct speech and second, indirect speech. First, direct speech and second, indirect speech. It is also known that direct narration and indirect narration. Direct speech is recognized as it has been written in quotation mark and indirect speech is free from quotation mark. As for example,
he said, comma, inward comma, Ram has done this. यहां जो स्टेटमेंट लिखा गया है उसको कामा और इनवर्ट कामा के हेल्प से लिखा गया है और इसके दो पार्ट बन गए हैं, जैसे ही सेड और राम हैज डन दिस। अगर इसको हम इनडायरेक्ट में लिखेंगे तो ही सेड that Ram had done that। जैसे ये लिखा गया है, डायरेक्ट स्पीच में लिखा गया है कि he said Ram has done this, और राम हैज डन दिस जो है यह इनवर्ट कामा के सहयोग से लिखा गया है, इनवर्ट कामा के अंदर लिखा गया है। अब इसको जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो यहाँ पे ये इसका रूप हो गया ही सैड, सैड का सैड ही रहा। ये भी हम आगे जानेंगे कि ये कैसे ये बदलाव हो रही है। कॉमन कॉमा के बदले में हम दैट का यूज कर दिए और यहाँ पे राम का राम आया और हैज जो है हैड में चेंज हो गया। यह कैसे चेंज हुआ ये भी अभी हम जानेंगे। और डन दिस का दैट हो गया, ये क्यों हो गया ये भी हम जानेंगे। हालांकि डायरेक्ट स्पीच के और भी फॉर्म होते हैं और भी रूप होते हैं, बट इसके मेनली पार्ट दो ही होते हैं। हम आगे और इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो पहले हम समझेंगे कि जो डायरेक्ट स्पीच है इसको डायरेक्ट स्पीच तो कैसे पहचानेंगे। देखते हैं डायरेक्ट स्पीच। इसके पहले हम थोड़ा समझेंगे कि जो डिफिनीशन हम लोग समझे थे नरेशन का, नरेशन का ये ओरिजिन वर्ड था नरेट, नरेट से नरेशन शब्द की उत्पत्ति हुई थी और जिसका मतलब था टू से। और आगे हम देखते हैं कि नरेशन इज अ मीडियम और अ मेथड ऑफ रिपोर्टिंग और कन्वेइंग व्हाट समवन एल्स हैज सेड और थॉट। इस डिफिनीशन में हमें एक बात समझना है कि नरेशन में समवन एल्स कौन है। तो पहले हम फिगर से समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक स्पीकर होता है और एक ऑडियंस होते हैं और कोई समवन एल्स है मतलब कि कोई अन्य व्यक्ति है। डिफिनीशन से इसको लिया गया है समझाने के लिए। स्पीकर का मतलब हुआ कि स्पीकर कुछ बोला, स्पीकर अपने मुख से कुछ बोला, अपनी बात को एक्सप्रेस किया, ऑडियंस इसको सुना, यानी ये उसका ईयर है, कान, और ये माउथ से बोलता है स्पीकर। स्पीकर माउथ से बोला और ऑडियंस ने सुना। तो यहाँ पे किसी स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के दो माध्यम हो जाते हैं। एक तो स्पीकर रिप्रेजेंट करेगा किसी अन्य व्यक्ति से, और दूसरा रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि समवन एल्स जो है ये भी रिप्रेजेंट कर सकता है। यानी कि दो के बीच की बातें हुई, ये सुना, ये भी सुन सकता है और इसको रिप्रेजेंट कर सकता है, यानी किसी अन्य व्यक्ति से। यही माध्यम है समवन एल्स, यानी कि किसी के विचार। तो स्पीकर ने जो बात को बोला, ऑडियंस ने सुना,
और इसको एक्सप्रेस करने का ही ये जो जितने भी मेथड अपनाए जाएंगे यही नरेशन के रूप होंगे, माध्यम होंगे। चलिए आगे देखते हैं, फिर इस पे चर्चा करते हैं। जैसे डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच में एक समझने की बात है कि डायरेक्ट स्पीच क्या है। अब ऐसे कंडीशन में हम लोगों ने एक बार बात कर चुके हैं स्पीकर के बारे में। तो होता क्या है कि जब कोई स्टेटमेंट को एक्सप्रेस करने वाला हो, स्पीकर ने कोई बात बोला, स्पीकर ने कोई बात बोला और उसके बात को सुन करके कोई उसके बात को एक्सप्रेस करने वाला हो, तो वही चीज यहाँ पे ध्यान देना है कि व्हेन द स्टेटमेंट ऑफ स्पीकर स्टेटमेंट ऑफ स्पीकर is represented in his same style, यानी कि जब स्पीकर के स्टेटमेंट को सिर्फ उसी के यानी ठीक उसी की शैली में रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, तो इस शैली को डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। इट्स कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। दिस इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। अब इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? अब इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? देखिए जैसे ये है सेम उसी पर डिफिनीशन उसका भी है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि इन हीज सेम स्टाइल, यानी कि यह स्पीकर की स्टाइल में जब स्टेटमेंट को एक्सप्रेस किया गया है तो डायरेक्ट स्पीच है। अब देखिए क्या करना है, इनडायरेक्ट के लिए क्या करना है कि यह अब ये स्पीकर के शैली में व्यक्त नहीं किया जाएगा। अब जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो रिप्रेजेंट करेंगे स्पीकर की स्टेटमेंट को, अब वो अपने शैली में अपने स्टाइल में वो व्यक्त करेंगे, स्पीकर के शैली को नहीं अपनाएंगे। तो उसको हम बाद में देखेंगे, पहले इसको हम पूर्णतः समझ लें। तो इसकी एग्जांपल में हम समझते हैं डायरेक्ट स्पीच के। डायरेक्ट स्पीच की एग्जांपल और क्या हो सकते हैं, जैसे आई से टू राम where do you live? Where do you live? यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल मिला। डायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल एक और ऐसे समझ सकते हैं, माने उसकी पहचान ऐसे भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट स्पीच को हम कामा और इनकामा के सहयोग से लिखते हैं। कभी कभी कोलन के भी सहयोग से लिखा जाता है, यानी कि ध्यान ये देना है कि इसमें दो पार्ट होंगे, उसके कोटेशन मार्क जरूर यूज होता है। तो ऐसे कंडीशन में डायरेक्ट स्पीच लिखा जा रहा है और लिखा जा रहा है कि आई से टू राम वेयर डू यू लिव। यहाँ पे टेंस कोई भी हो सकता है जरूरत के अनुसार, इसका भी टेंस कुछ भी हो सकता है जरूरत के अनुसार। जब हम इसको चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो उसके कुछ रूल्स होते हैं जो कि हमें ध्यान देना है। बट अभी हमें डायरेक्ट स्पीच को भी क्लियर करना है कि डायरेक्ट स्पीच होता क्या है, कैसे होता है, इसके फॉर्म क्या होते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच में कि ये फॉर्म हो गया, दूसरा फॉर्म इसको ऐसे भी कह सकते हैं
आई से टू राम, और यहां पे हम कोलन का सॉरी डैश का यूज कर सकते हैं, इंटू गामा, वेयर डू यू लिव। अगर यदि हम यहाँ पे डैश लगा सकते हैं तो यहाँ पे हम कोलन का भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि कामा कामा का भी प्रयोग होता है, डैश का भी प्रयोग होता है, कोलन का भी प्रयोग होता है। कभी कभी डायलॉग फॉर्म में लिखे हुए स्टोरीज जो होते हैं या कोई कोटेशन होता है, कोई स्टेटमेंट होता है, तो उसमें भी हम कोलन का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, ये तो पहचान हो गई कि डायरेक्ट स्पीच क्या कहलाता है। फिर से एक बार रिवीजन करते हैं कि डायरेक्ट स्पीच क्या कहलाता है। When the statement of speaker is represented in his same style is called direct speech। यहाँ पे एक बात है कि मैंने हिज लिखा है, क्या यहाँ पे हिज ही रहेगा? नहीं, हर भी हो सकता है, यहाँ पे कोई स्त्री या पुरुष हो सकते हैं, ये ध्यान रहे। तो जो ब्रेक करने वाले, जो स्टेटमेंट को ब्रेक करने वाले होंगे वो स्पीकर के स्टाइल में करेंगे, तो ऐसे कंडीशन में ये डायरेक्ट स्पीच होता है। अब देखते हैं कि डायरेक्ट स्पीच के जो पार्ट होते हैं वो कितने होते हैं। जैसा कि अभी हमने ये देख यहाँ पे एग्जांपल लिया है और लिखा भी है कि डायरेक्ट स्पीच के एग्जांपल आई से टू राम, वेयर डू यू लिव, और उसको मैं अंडरलाइन भी किया हूँ। यहाँ पे दो पार्ट बन जा रहे हैं, जैसे कि यहाँ भी दो पार्ट बन रहे हैं। इन पार्ट को हम क्या कहते हैं? तो देखिए, सामान्य अर्थ में अगर देखा जाए, सामान्य रूप में देखा जाए, तो अगर जो पार्ट यानी कि जो स्टेटमेंट इन्वर्ट कामा के बाहर हो उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच के नाम से जानते हैं। इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच के नाम से जानते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच। और जो इन्वर्ट कामा के अंदर होता है इसको हम रिपोर्टेड स्पीच के नाम से जानते हैं, रिपोर्टेड स्पीच के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान देना है, ये जो मैंने साइन किया है ये पूरा सभी पूरे पार्ट के लिए है, न कि एक वर्ड के लिए है। अब देखते हैं कि पूरा यहाँ से यहाँ तक ये रिपोर्टिंग स्पीच हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा ये रिपोर्टेड स्पीच हो गया। और पूरी अगर देखा जाए दोनों को मिला करके ये पूरा डायरेक्ट स्पीच कहलाएगा, ये डायरेक्ट स्पीच पूरा कहलाएगा। अब हम ये देखेंगे कि रिपोर्टिंग स्पीच किसे कहेंगे। तो सिंपल बात है कि जो पार्ट यानी डायरेक्ट स्पीच का जो पार्ट जो कॉमा कॉमा के बाहर हो रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है, जो पार्ट इन्वर्ट कॉमा के अंदर हो रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। उसके अलावा और भी चीज देखते हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच में सब्जेक्ट भी आता है, वर्ब भी आता है, ऑब्जेक्ट भी आता है, तो उनको कैसे पहचानेंगे और उनका नाम क्या होगा। इसको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो कुछ हमें चेंजिंग करने की आवश्यकता है और इसी नाम से हम रूल्स को लिख करके समझेंगे। तो चलिए देखते हैं कि जो ये नाम दिए गए हैं वो क्या क्या दिए गए हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि ये रिपोर्टिंग स्पीच है और वो रिपोर्टेड स्पीच है। तो देखिए, जो रिपोर्टिंग स्पीच में लिखे हुए जो सब्जेक्ट हैं इनको रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के नाम से जाना जाता है, इसको रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के नाम से जाना जाता है। अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये वर्ब है, तो इसको रिपोर्टिंग वर्ब के नाम से जाना जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे प्रीपोजिशन हो गया और ये जो ऑब्जेक्ट है रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के नाम से जाना जाता है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के नाम से जाना जाता है। जैसे इस सेंटेंस में हम लोगों ने लिया है उसी प्रकार से इसमें भी हम लोग ले सकते हैं। आगे हम देखते हैं, यहाँ पे ये इंट्रोगेटिव वर्ड का यूज किया गया है और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि जो रिपोर्टेड स्पीच के पार्ट में देखा जाए तो इसको रिपोर्टेड हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है, रिपोर्टेड हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है, रिपोर्टेड हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। फिर इसको ये जो सब्जेक्ट है तो रिपोर्टेड सब्जेक्ट के नाम से जाना जाता है, रिपोर्टेड सब्जेक्ट के नाम से इसको जानेंगे। और ये वर्ब है तो रिपोर्टेड वर्ब के नाम से जाना जाता है।
रिपोर्टेड वर्ब के नाम से जाना जाता है, यानी ये मेन वर्ब है, सॉरी रिपोर्टेड वर्ब में ये मेन वर्ब है, ये ध्यान रखें। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके लिए थैंक यू, और आगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।